क्लास 12 के स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम गॉजेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो गॉजेस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये हमारा फ्लक्स से रिलेटेड है। ये हमें किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कितना टोटल फ्लक्स होगा उसको बताता है। ठीक है, इसके पहले फ्लक्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लक्स कैसे निकाले हमारे पास। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास जो अभी हमने पढ़ा था, दैट इज phi इज इक्वल टू E dA cos थीटा था। तो यहाँ पे हम गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। गॉजेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये बहुत ही फंडामेंटल और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा बोर्ड में और कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए, गॉस लॉ हमारा जो है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को बताता है। अभी हमने फ्लक्स के बारे में पढ़ा कि फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ds, ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं E ds cos थीटा, और cos थीटा हमारा एंगल हो गया E और ds के बीच में। इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में काफी डिटेल में पढ़ा है। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, दिस फॉर्मूला गिव्स द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, ये हमारा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देता है, या हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, देखिए क्लोज्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर इस तरह से कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, और यहां इसके सेंटर पे एक चार्ज हमारे पास है, ठीक। तो अब देखिए, ध्यान दीजिए, अगर यहां पे हम कोई स्मॉल एरिया अगर ds सपोज करते हैं, तो हमें ये पता है कि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के नॉर्मल रहता है, मतलब ds की डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस हो गई। और हमने एक बात और पढ़ी है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये भी हमारी रेडियली आउटवर्ड होगी। इसका मतलब इस कंडीशन में E और ds की डायरेक्शन सेम आ रही है। डायरेक्शन सेम का मतलब हमारे पास क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आ गया। इसका मतलब हमारे पास फ्लक्स यहां पे हो गया E इंटू ए। अब ये क्लोज सरफेस हमारा स्फीयर था, तो इसका मतलब इसकी जो सरफेस एरिया होगी दैट इज E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, अगर हमने इसका रेडियस r लिया है। तो ये कैलकुलेशन हमारा फ्लक्स का कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ चुके हैं उससे याद है। अब देखिए, यहां पे एक चीज जो हमें निकालनी है, वहां पे देखिए, इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। अब देखिए, गॉस लॉ हमारा ये कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस में, सरफेस हमारा कैसा होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो किसी भी क्लोज सरफेस में जितना चार्ज इनसाइड है, उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज इनसाइड है, और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो जो होगा
that gives the total flux enclosed in that surface. That means गॉस लॉ हमारा कहता है कि फाइंड total flux enclosed by a closed surface that is equal to 1 upon epsilon naught times q inside. मतलब जितना चार्ज हमारा इनक्लोज होगा वो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट है, ये हमें टोटल फ्लक्स देता है। अच्छा, अब टोटल फ्लक्स हमारे पास एक फॉर्मूले से ये आ गया और गॉस लॉ की हेल्प से हमारे पास ये आ गया। दोनों को जरा हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारे पास phi is equal to E into 4 pi r square था। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये फॉर्मूला हमने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square and then multiplied by 4 pi r square. Okay, 4 pi gets cancelled, r square gets cancelled. That means this becomes q upon epsilon naught or 1 upon epsilon naught q. तो इस फॉर्मूले से हम एक फील यहाँ पे कर सकते हैं कि गॉस लॉ जो फ्लक्स हमारा कह रहा है that is phi total is equal to 1 upon epsilon naught times q inside, वो फॉर्मूला यहां से भी आ जा रहा है इस कॉन्सेप्ट से। इसका मतलब ये हम यहां पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब देखिए गॉस लॉ हमारा एक लॉ है और कोई भी लॉ जो स्टेटमेंट देता है उसको हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं रहती है, हम उसको एज इट इज यूज करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे एक कंडीशन और देखिए, कंडीशन ये है हमारी कि हमारे पास अभी दो फॉर्मूले आ गए, phi is equal to E dot ds और phi total that is equal to 1 upon epsilon naught times the charge। अब देखिए यहां पे एक चीज, अगर मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर हो गया, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एक्सिस के अलोंग है, ये जो एक्सिस है इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे तीन सरफेस है, इसको हम सरफेस 1 कर ले रहे हैं, इसको सरफेस 2 और इसको कर ले रहे हैं सरफेस 3। तो देखिए ध्यान दीजिए, पहले हम बात करते हैं फॉर सरफेस 3। सरफेस 3 में ये हमारा इस तरह का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, जैसे ये चौक है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। और हम लास्ट टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं कि एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा, नॉर्मली आउटवर्ड टू द सरफेस। इसका मतलब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, तो एंगल यहां पे कितना हो गया 0 डिग्री। तो फाई अगर हम लिख रहे हैं 3, इसका फ्लक्स हो जाएगा E A cos 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका फ्लक्स हो गया E into A। इसको नंबर 1 कर लेते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं फर्स्ट सरफेस के लिए, तो फाई 1, यहां पे देखिए ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इस डायरेक्शन में आउटवर्ड होगा, इसका मतलब यहां पे जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज 180 डिग्री। तो यहां पे हम लिखेंगे E A cos 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू होती है -1। अच्छा, E हमारा सेम स्ट्रेंथ का है, एरिया में क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो जाएगी, सो दैट बिकम्स -EA। ओके, ये तो हमारा सरफेस 3rd और सरफेस 1st के लिए हो गया।
अब सेकेंड सरफेस पे देखिए, ध्यान दीजिए, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा, नॉर्मल टू द सरफेस, कर्व सरफेस। अब यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब फाई 2 जो हो गया हमारे पास E A cos 90 दैट इज 0। अब इस टोटल जो सिलेंडर था, इसके 3 सरफेस थे, तीनों के फ्लक्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास फाई टोटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, और फाई 1 की वैल्यू आ गई माइनस ई ए, फाई 2 की वैल्यू आ गई 0 एंड प्लस ई ए। सो द नेट फ्लक्स enclosed by this surface is 0। अच्छा, यहां से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि यहां पे कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि हमारा फाई टोटल होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड। एप्सिलॉन की वैल्यू 0 है नहीं, एयर की बात हम कर रहे हैं, तो यहां पे दूसरी क्वांटिटी क्या आती है हमारी, चार्ज। इसका मतलब यहां पे कोई भी चार्ज नहीं था, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। अच्छा, ये तो बातें हो गई फ्लक्स के दो फॉर्मूले, कैसे हम फ्लक्स निकालेंगे, उसका मतलब क्या है। अब देखिए हमारे पास जो दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू ई इनटू ए ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्यू, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले का यूज कहां है, यहां पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इस फॉर्मूले में देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, इस स्फीयर के इनसाइड में चार्ज है, और एक चार्ज Q2 यहां पे है, ये इसके बाहर है, ठीक है। हमें गॉसियन सरफेस हमने ये बनाया, गॉसियन सरफेस में जो चार्ज इनक्लोज्ड है दैट इज Q1। इसका मतलब गॉस लॉ से जो हमारे पास यहां पे फ्लक्स आएगा, टोटल फ्लक्स, दैट इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q1। मतलब क्या हुआ, इस फॉर्मूले से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम वो चार्ज देंगे जो चार्ज सरफेस के अंदर रहेगा, क्लोज सरफेस के या गॉसियन सरफेस के अंदर रहेगा, वो चार्ज यहां पे आएगा। अब इस फॉर्मूले से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इस फॉर्मूले में हमारे पास जो अंदर चार्ज है और जो बाहर चार्ज है वो टोटल आएगा। ये डिफरेंस है कि यहां पे जो चार्ज हम लेंगे वो गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज होगा, ठीक है, और ये जो यहां पे चार्ज लेंगे इस फॉर्मूले में, उसमें जो चार्ज अंदर होगा और बाहर होगा उसको दोनों लेंगे। सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है जहां पे कुछ चार्जेस अंदर हैं और कुछ चार्जेस बाहर हैं, तो ये दोनों फॉर्मूला कहां पे हम लगाएंगे, कहां पे अप्लाई करेंगे, ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि गॉस लॉ हमारा एक तरह से कूलम्स लॉ से ही डिराइव होता है, उसकी फील आती है, उसके एक्सप्रेशन को हम फाइंड कर सकते हैं। और कूलम्स लॉ में डिपेंडेंस क्या होता है, 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका मतलब यह है कि हम गॉस लॉ को ऐसे यूज करेंगे कि ये जो हमारी इनवर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंडेंसी है, ये हमारी वायलेट ना हो। तो ये चीजें हो गई हमारी गॉस लॉ के बारे में। और भी कुछ चीजें दी हुई हैं, देखिए गॉस लॉ हमारा तब एप्लीकेबल होता है जब जो भी क्लोज सरफेस हो, किसी भी तरह का क्लोज सरफेस हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है स्फीयर हो, किसी भी तरह का क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस ऐसा होगा जिसकी सिमेट्री, जो हमारा चार्ज जिस तरह का दिया है उसके अबाउट सिमेट्री होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए वो। तो उसकी हेल्प से हम देखेंगे कि उसमें कितना चार्ज इनक्लोज है
और उसके बाद हम उसमें गॉस लॉ की हेल्प से उसको फाइंड करेंगे कि कितना फ्लक्स हमारा है। अब देखिए ध्यान दीजिए, जो गॉस लॉ है हमारा, ये गॉस लॉ किसी भी क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप। उसका शेप कैसा हो, साइज कैसा हो, इससे मैटर नहीं करता है। बस यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा सरफेस जो हम चूज कर रहे हैं दैट मस्ट बी क्लोज सरफेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई हमारे पास गॉस लॉ के बारे में। गॉस लॉ हमारा मैग्नेटिज्म में भी है, तो वहां पे भी हम पढ़ेंगे कि गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में क्या कहता है। तो अभी सिर्फ गॉस लॉ के बारे में। इसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, गॉस लॉ के एप्लीकेशंस है हमारे पास, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन, जैसे हमारा एक थिन स्फेरिकल शेल है, उसमें एक हमने पॉइंट ले लिया दैट इज आउटसाइड द सेल, एक पॉइंट इनसाइड द सेल और एक पॉइंट एट द सेल। ये हमने सिलेंडर ले लिया। सिलेंडर में अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि हमारे पास 3 सरफेस होंगे, एक क्रॉस सेक्शनल का, एक दूसरे क्रॉस सेक्शनल का दूसरा सरफेस हो जाएगा और कर्व सरफेस एरिया तीसरी हो जाएगी। तो इन तीनों में हम, और एक हमारे पास है कि अगर थिन शीट हो हमारे पास, उसमें हम गॉस लॉ की हेल्प से कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो एप्लीकेशंस हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में आपसे डिस्कस किए जाएंगे। इसका वर्किंग रूल क्या है पहले ये समझिए। सबसे पहला जो वर्किंग रूल है, हमारे पास फॉर्मूला है phi is equal to E A cos थीटा। पहला फॉर्मूला, यहां से हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे। दूसरा गॉस लॉ लगा के Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये लगा देंगे। अच्छा, अब हमारा सरफेस कैसा है, वहां पे चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है, ये सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है या वॉल्यूम में, उसके अकॉर्डिंग लैम्डा, सिग्मा और रो को हम यूज करेंगे। फिर ये जब दोनों फाइंड कर देंगे, इन दोनों वैल्यूज को, ये वैल्यू और ये वैल्यू जो आएगी, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह हो जाएगी जहां पे पॉइंट शेल में आउटसाइड हो, इनसाइड हो या एट द शेल हो या हमारा सिलेंडर के केस हो। तो वर्किंग हमारी यही रहेगी। सबसे पहले यहां से फाई हम निकालेंगे, गॉस लॉ के से फाई निकालेंगे और इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। फाइनली हम ई निकालेंगे। ठीक है, वो सारी चीजें नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस की जाएगी।